हेलो एवरीवन, माय नेम इज पवन मालव और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 बायोलॉजी को। बेटा इसके अंदर हम हमारे नीट और बोर्ड दोनों को टारगेट करेंगे और सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें चैप्टर्स को पढ़ना है या फिर किस चैप्टर को पहले पढ़ना है। हम एकदम इसको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारी जो चैप्टर है वो भी उसी तरह से अरेंज होने चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल से। बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर या फिर उसका जो फंक्शनल यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट क्या है? सेल। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेल को, उसके बाद किस तरह से सेल डिवाइड करके 2 सेल बनाता है, 4 सेल बनाता है और फिर पूरे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि सेल साइकिल एंड डिवीजन। उसके बाद हम देखेंगे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ तक हमारे पास जो बॉटनी का मेजॉरिटी जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये हमारे पास जूलॉजी का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जूलॉजी का, ये हमारे पास हो गया है बॉटनी का। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 यूनिट है, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। इसमें हमें जितने भी मैकेनिज्म एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चल रहे हैं, प्लांट के अंदर जितनी प्रोसेस वगैरह चल रही है, वो सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और फिर उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी। इस तरह से हमें हमारी क्लास 11 को कंप्लीट करना है, स्टार्टिंग सेल से एंडिंग एनिमल फिजियोलॉजी पे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जो कि रहने वाला है सेल। अब बेटा सेल की अगर हम बात करें तो सेल हमने क्लास 7th 8th 9th सब में पढ़ा हुआ है और हमारे पास सेल की थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज तो होगी। बट अगर जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको वैसे भी जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। तो बेटा इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक इजी सा डायग्राम बनाते हैं। ये हमने हमारा एक रूम बनाया है। ठीक है, जिस रूम में आप बैठे हुए हो ये वही रूम है। बेटा आपके रूम के चारों तरफ क्या है? दीवार है। ठीक है, एक बाउंड्री है। उसी तरह सेल के भी चारों तरफ एक बाउंड्री है। और बेटा सेल की जो बाउंड्री है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की बाउंड्री कौन हो गई? सेल मेम्ब्रेन। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि आपके रूम के अंदर जाने और बाहर आने के लिए क्या होगा? कुछ गेट वगैरह प्रेजेंट हो गया। उसी तरह इस सेल मेम्ब्रेन में भी अंदर आने और बाहर जाने के लिए कुछ चैनल प्रेजेंट होंगे। तो हमने 2 चीजें देखी। सबसे पहला तो क्या कि एक सेल मेम्ब्रेन है जो किसकी बाउंड्री है? सेल की। सेल में आने और जाने के लिए क्या प्रेजेंट है? चैनल प्रेजेंट है। बेटा यहाँ पर जैसे हमारी दीवार है, ठीक है, जो हमारे इस कमरे की बाउंड्री है वो किससे बनी हुई है? ब्रिक से बनी हुई है। उसी तरह जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड से। ठीक है, किससे बनी हुई है? लिपिड से। अब देखो लिपिड की ये बनी हुई है, यानी कि जो लिपिड है वो इनसॉल्युबल होता है। कैसे? इधर देखते हैं। बेटा सेल के बाहर की साइड भी एक्वस मीडियम है, यानी कि मान लो वाटर प्रेजेंट है। अंदर की साइड भी क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट, यानी दोनों साइड पे वाटर प्रेजेंट है। अब ये जो लिपिड है, अगर ये वाटर सॉल्युबल होता तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है डिसॉल्व हो जाती, बट ये अभी प्रेजेंट है, यानी कि ये इनसॉल्युबल है। तो बेटा लिपिड कैसा है? इनसॉल्युबल है। लिपिड कैसा है? इनसॉल्युबल। ठीक है, लिपिड कैसा हो गया? इनसॉल्युबल हो गया। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसने क्या कर दिया है? बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? आउटर एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इनर एनवायरनमेंट। इन दोनों को किसने सेपरेट कर दिया? सेल मेम्ब्रेन ने। किससे बनी हुई है? लिपिड से। लिपिड कैसा है? इनसॉल्युबल। इतना क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। तो बेटा हम यहां लिखेंगे व्हाट इज सेल में? इट इज अ कंपार्टमेंट और चैम्बर। ठीक है, सेल क्या है? एक कंपार्टमेंट है और चैम्बर है, जो क्या कर रहा है? आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। विच सेपरेट आउटर एनवायरनमेंट फ्रॉम इनर एनवायरनमेंट। इतना हमने पहले डायग्राम से समझ लिया। अब हम नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बेटा वापस हमने एक सेल बना लिया। सेल के जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है वो कौन है?
ये है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है, ठीक है। सेल के अंदर क्या चल रही है, कुछ रिएक्शन चल रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, कुछ रिएक्शंस चल रही है। फिर हम एक और चीज कह रहे हैं कि बेटा सेल के अंदर और बाहर जाने के लिए क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ चैनल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर भी कुछ चैनल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर भी ये कौन हो गए, कुछ चैनल्स हो गए। और इन चैनल्स से बाहर से कुछ मटेरियल अंदर जा रहा है और अंदर से कुछ मटेरियल बाहर आ रहा है। अब हम वापस आते हैं रिएक्शंस पे। बेटा यहाँ पर जो रिएक्शंस है, ठीक है, यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं इनको कराने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सेल के अंदर रिएक्शन को कराने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, कि भाई ए से बी बनाना है, बी से सी बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें इस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। तो दो चीज़ें हो गई, सबसे पहला तो क्या, इंफॉर्मेशन, और दूसरा एनर्जी। बेटा हमारे सेल के पास इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट होती है और वो प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे ये बना दिया है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल। क्लियर है इतना? तो हमारे सेल के पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में। और बेटा हमारे सेल के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन है, डीएनए। क्लियर है? रिएक्शन को कराने के लिए दो चीजें, इंफॉर्मेशन और एनर्जी। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट है। तो बेटा यहाँ पर जो एनर्जी है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी। तो एक बार इस डायग्राम को वापस हम समझते हैं। सबसे पहला, सबसे बाहर कौन, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है। नेक्स्ट बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाने के लिए क्या प्रेजेंट है, कुछ चैनल्स प्रेजेंट है। फिर हमने कहा सेल के अंदर क्या चल रही है, रिएक्शन चल रही है। बेटा इस रिएक्शन को कराने के लिए दो चीजें चाहिए, इंफॉर्मेशन और एनर्जी। हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है किस फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, और हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए। नेक्स्ट हम कह रहे हैं एनर्जी चाहिए इस रिएक्शन को कराने के लिए। एनर्जी की करेंसी कौन मिलेगी, एटीपी। तो इस तरह से हमारे एक बेसिक सेल के अंदर प्रोसेस चल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं some chemical reactions occur inside cell, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ सेल। हमें एक सेल बनाना है, तो एक बेसिक से सेल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। इसको ऐसे समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको एक बेसिक सी साइकिल बनानी है, ठीक है, एकदम बेसिक साइकिल। तो आप क्या करेंगे, एक फ्रेम लेंगे, दो टायर लेंगे और एक सीट लेंगे। इससे आपके पास क्या बन जाएगी, एक बेसिक सी साइकिल। मैंने क्या कहा, बेसिक। उसी तरह यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि एक बेसिक से सेल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेटा सबसे पहली चीज़, हमें एक लेयर चाहिए या फिर हमें एक बाउंड्री चाहिए जो क्या करे, सेपरेशन करे आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा सेपरेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सेपरेशन फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कि बाहर से कुछ मटेरियल को अंदर लेना है, अंदर से कुछ मटेरियल को बाहर भेजना है। तो नेक्स्ट हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। फिर बेटा लास्ट हमें प्रोसेस वगैरह करानी है, हमने बाहर से मटेरियल ले लिया तो इंफॉर्मेशन लगेगी। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। अब इस वाले डायग्राम को याद करो। सबसे बाहर वाली लेयर कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे पास सेपरेशन कौन करने वाला है,
सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होगी? लिपिड से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। फिर नेक्स्ट हम क्या है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। बाहर से मटेरियल अंदर भेजना है, अंदर से बाहर। ठीक है, बाहर से अंदर भेजना है और अंदर से बाहर। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर बने हैं चैनल्स। ठीक है, यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? चैनल्स प्रेजेंट है। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे चैनल्स प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन। ठीक है, चैनल्स किस पे प्रेजेंट है बेटा? मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। और जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है, उसी तरह जो चैनल्स है ये बने हुए हैं प्रोटीन से। ठीक है, चैनल किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से। ठीक है, चैनल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। और बेटा सबसे लास्ट चीज क्या चाहिए हमें? जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन था? डीएनए। और आपने देखा हो कभी तो आपको डीएनए कुछ इस तरीके का, जैसे मूवीज वगैरह में ऐसा डीएनए दिखाते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो कितने स्ट्रैंड है, 1 और 2। दो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? धागे प्रेजेंट है, यहाँ पर स्ट्रैंड प्रेजेंट है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। क्लियर है? तो दुनिया का कोई सा भी सेल हो, उसको बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला मेम्ब्रेन, दूसरा चैनल, तीसरा जेनेटिक मटेरियल। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। कैसा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आगे चलते हैं हम। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बेसिकली सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। और जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से बने वो कौन हो गए? प्रोकैरियोट। और वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से बने वो कौन हो गए? यूकैरियोट। तो चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। हमने दोनों के पीछे एक टर्म दी, क्या? सेल। इसके पीछे भी क्या आया? सेल। यानी दोनों के दोनों है तो सेल। तो दोनों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या होने वाली है? सेम। तो चलो दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट बना लें। सबसे पहला हमने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दी है, वही हमने इसको भी दे दी। ठीक है, सेम टू सेम बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि यहाँ से अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने के लिए कुछ चैनल्स प्रेजेंट है। ये हमने यहाँ पर चैनल्स भी दे दिए। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कुछ रिएक्शन चल रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या चल रही है? कुछ रिएक्शन चल रही है। तो हमने यहाँ पर रिएक्शन भी दे दी, ए से बी, बी से सी। यहाँ पर भी कुछ रिएक्शन चल रही है, ए से बी, बी से सी। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि बेटा इस रिएक्शन को कराने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इन्फॉर्मेशन क्या? जेनेटिक मटेरियल। तो चलो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल भी दे देते हैं। ठीक है, दोनों को हमने क्या दे दिया? जेनेटिक मटेरियल। ये लो, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल हो गया है, इधर भी ये क्या हो गया है? जेनेटिक मटेरियल। तो दोनों के पास चीजें सेम है। सबसे पहला क्या? सेल मेम्ब्रेन। दूसरा यहाँ पर चल रही है रिएक्शन। यहाँ पर ये क्या हो गया है? चैनल। क्लियर है? यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन, ये चैनल। यहाँ पर भी रिएक्शन चल रही है। और ये कौन है? जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर भी कौन है? जेनेटिक मटेरियल। ये तो दोनों के बीच में क्या क्या सेम है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कि दोनों अलग कैसे हैं। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पर जो भी रिएक्शन चल रही है ये अपने चारों तरफ क्या करती है? एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे मानो ए से बी बना, बी से सी बना, तो यहाँ पर क्या हो गया? इन्होंने अपने चारों तरफ एक कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? एक कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर लिया, यानी कि बाहर से इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, आइसोलेट कर लिया है। यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल था इसने भी अपने चारों तरफ क्या कर लिया है? एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। पर बेटा ये चीज इसके पास नहीं है। इसकी रिएक्शन अभी भी ओपन में चल रही है, यानी कि सेल के अंदर ओपनली चल रही है। इसका जेनेटिक मटेरियल अभी भी सेल के अंदर ओपनली पड़ा हुआ है। बट यूकैरियोटिक में क्या हो गया है कि ए से बी बन रहा है, यानी रिएक्शन चल रही है। इसने अपने चारों तरफ किसका फॉर्मेशन कर लिया है? एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। बेटा यहाँ पर क्या बन चुकी है? ये मेम्ब्रेन जो थी इसने एक कंपार्टमेंट का क्या कर दिया है? फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, मेम्ब्रेन ने किसका फॉर्मेशन कर दिया? कंपार्टमेंट का।
बेटा ये जो फॉर्मेशन ऑफ कंपार्टमेंट है इसे ही हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या कहते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन। और ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं, ठीक है बेटा, ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं इन्हीं को हम कहते हैं ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो सबसे पहले हमने डिफरेंस देखा। सबसे पहला डिफरेंस क्या कि यहाँ पर रिएक्शन ओपन में नहीं चलेंगी, उन्होंने अपने चारों तरफ कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कर दिया है बाय द प्रोसेस ऑफ कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स बने इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनेल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स। ठीक है, ऑर्गेनेल्स क्या है? ऑर्गेनेल्स क्या है बेटा? दे आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया है, क्या? मेम्ब्रेन। और यही मेम्ब्रेन वर्ड हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन के लिए भी यूज कर रहे थे। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड की। तो ये मेम्ब्रेन भी किसकी बनी होगी? ये भी बनी होगी लिपिड की। क्लियर है? तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया कि यूकेरियोट सेल में कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम लिख देते हैं कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट। यहां हम लिख सकते हैं कंपार्टमेंट्स एब्सेंट। बेटा अब आगे चलते हैं। यहां पर हमने कहा कि जो कंपार्टमेंट्स बने हैं डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, बेटा इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स। तो हम यहां लिख सकते हैं ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर क्या है? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बन गए, यानी कि कंपार्टमेंट्स को ऑर्गेनल कह रहे हो, ऑर्गेनल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इधर एब्सेंट कर देते हैं। पर बेटा यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन का नाम है राइबोसोम। ठीक है, उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? राइबोसोम। बेटा राइबोसोम भी एक ऑर्गेनल है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी रिएक्शन वगैरह चलती है, रिएक्शन में पार्ट लेता है, बट इसके पास मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसके पास मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या की? राइबोसोम एक ऑर्गेनल है बट इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। और ये ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकेरियोट में भी मिलता है और प्रोकैरियोट में मिलता है। तो हम क्या कह सकते हैं? प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं ऑर्गेनल प्रेजेंट। कौन सा होगा? सिर्फ राइबोसोम, और बाकी जितने भी है वो इधर प्रेजेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पर देखो जेनेटिक मटेरियल के भी चारों तरफ क्या बन चुकी है? मेम्ब्रेन बन चुकी है, यानी कि ये भी एक कंपार्टमेंट बन चुका है। तो बेटा ऐसा कंपार्टमेंट या फिर ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्या इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट है? नहीं। ठीक है, इधर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, बट हमारी एनसीईआरटी लिखती है प्रोकैरियोट्स लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर बिना मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस है और उसे हम क्या कह देंगे? न्यूक्लियोइड कह देंगे। यहाँ हम सिंपल सा लिख देते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट, और यहाँ हम लिख देंगे न्यूक्लियस प्रेजेंट। देखो लाइन पे थोड़ा गौर करना, हमने क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट। हमने ये नहीं कहा कि न्यूक्लियस ही एब्सेंट है, और यहाँ हम लिख रहे हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट। कैसा न्यूक्लियस? जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इसका जेनेटिक मटेरियल अभी ओपनली पड़ा हुआ है सेल के अंदर, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। क्लियर है? तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया? कंपार्टमेंट एब्सेंट, कंपार्टमेंट प्रेजेंट। ऑर्गेनल प्रेजेंट है, कौन? सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम। नेक्स्ट हम कह रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनल प्रेजेंट है, सब के सब ऑर्गेनल प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर राइबोसोम भी प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यूकेरियोट के अंदर कौन सी प्रोसेस मिली हमें? कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या बने? कंपार्टमेंट बने। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किसके अंदर एब्सेंट है? प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट है। तो दोनों के बीच में हमने छोटा सा डिफरेंस देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं इसमें।
यहाँ पर देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, विच फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखो सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए दोनों के पास प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल बेटा दोनों के पास है, क्योंकि राइबोसोम उसके पास भी था, राइबोसोम इसके पास भी है, तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेल दोनों में है। लास्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन, बेटा कंपार्टमेंटलाइजेशन कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन सिर्फ किस में हो रहा था, यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं था, यानी एब्सेंट था। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कौन हो जाएगा, कंपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ सेल, यानी अभी तक हमने जितना पढ़ा वो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, सेल की हम बेसिक सी डिटेल ले रहे थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो सेल है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है, वही जो हम 7th 8th 9th में पढ़ते आए, वो क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग या फिर लाइफ। तो लिख देते हैं हम, सेल इज द structural, functional and fundamental unit of life। अब इसको थोड़ा समझते हैं। बेटा फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बेसिक या फिर उसका जो बेस है वो कौन बना रहा है, सेल बना रहा है, इसलिए सेल क्या है, फंडामेंटल। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि बहुत सारे सेल मिलके उस बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बना रहे, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चरल। सेल के अंदर ही रिएक्शन चल रही है, यानी कि फंक्शन सेल के अंदर चल रहे हैं, तो सेल कैसे हो गए, फंक्शनल। तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आगे चलते हैं हम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ। बेटा इसके पहले हम समझते हैं कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। हमने इनको दो टाइप किस तरह से किया या फिर दो टाइप में डिवाइड कैसे किया। तो बेटा हमने इन्हें डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल प्रेजेंट है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना हुआ है, तो क्या हो गया, यूनिसेलुलर। वहीं कोई ऑर्गेनिज्म है एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है, वो क्या हो गया है, मल्टीसेलुलर। चलो देखते हैं इसे। अब बात कर रहे हैं हम यूनिसेलुलर की, तो बेटा यूनिसेलुलर तो सिंगल सेल से बना होगा, ठीक है, यूनिसेलुलर किससे बना होगा, सिंगल सेल से। और बेटा अगर ये सिंगल सेल से बना हुआ है और ये लिविंग है, तो इसकी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होंगे, जैसे डाइजेशन, इजेशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, और ये जितने भी प्रोसेस है इस अकेले को करने पड़ेंगे। यानी कि सबसे पहली चीज़ ये क्या शो करता है, ये शो करता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, सबसे पहला क्या शो करता है, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि जिंदा रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि जितने भी लाइफ प्रोसेस है उन सबको ये अकेला कर सकता है, तो लिख देंगे परफॉर्म ऑल एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये परफॉर्म कर सकते हैं सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास, यहाँ हम लिख सकते हैं वेस्ट रिमूवल हो गया, तो ये सारी प्रोसेस ये अकेले कर सकते हैं। इतने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी सा देख रहे हैं कि सेल की डेफिनेशन, यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं। तो बेटा अभी भी इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया। तो बेटा उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक। अब बेटा जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके पास एक माइक्रोस्कोप था, इन्होंने खुद ने बनाया और अपने गार्डन में गए, वहाँ पर एक पेड़ से इन्होंने छाल निकाली, छाल यानी कि बार्क,
जो पेड़ के बाहर छिलका रहता है, ठीक है, उसको इन्होंने लिया और बेटा उसको लेके अपने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। और जब ये उसे स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने को वहाँ पे कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स इनको देखने को मिले। ठीक है, इनको यहाँ पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। बेटा ये जो स्ट्रक्चर्स है अंदर से खाली थे, ठीक है, अंदर से कैसे थे, खाली स्ट्रक्चर्स थे और ये कुछ कुछ हनी कॉम्ब लाइक दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिले, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इनको देखने को मिले, ठीक है। और बेटे किस में देखने को मिले थे, इन बार्क या फिर कॉर्क ऑफ ट्री। और अंदर से कैसे थे, ये होलो थे, ठीक है, कैसे थे, ये होलो थे। तो चलो अब इससे थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहला डेड सेल, या फिर हम कह सकते हैं सबसे पहला सेल। तो डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल, जो बेटा कैसा था, डेड सेल था। क्योंकि देखो हमने क्या कहा, अंदर से खाली है, खाली यानी कि अंदर कोई रिएक्शन नहीं चल रही बेटा, जिसमें रिएक्शन ना चल रही हो कैसा होगा, डेड, ठीक है। तो कैसा है, डेड सेल है। डिस्कवर्ड इन बार्क या फिर कॉर्क। नेक्स्ट हम कह रहे हैं ऑब्जर्व्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना कि पहला सेल उन्होंने डिस्कवर किया, सेल कैसा था, डेड था। डिस्कवर किया किसमें, बार्क या फिर कॉर्क में। ऑब्जर्व किए कैसे स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि ये सेल होलो है, इसने यहाँ पर एक बाहर लेयर देखने को मिली, ठीक है, जो बाहर बाउंड्री बनाई है। अभी इसको याद रखना क्योंकि आगे जब हम सेल वॉल पढ़ेंगे तो उसको वहाँ पर हम थोड़ा रिलेट करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पर पहला सेल डिस्कवर किया और बेटा इसको इन्होंने नाम दे दिया सेल, ठीक है, इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, सेल। अब देखो सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम, ठीक है, ग्रीक में कहते हैं सेल को लिटिल रूम। तो ये वैसे ही कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को हमें मिल रहे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं एवी ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक या फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। बेटा ये वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, फर्स्ट सेल किसने डिस्कवर किया, तो कौन जाएगा, रॉबर्ट हुक। पहला डेड सेल किसने डिस्कवर किया, वो भी कौन जाएगा, रॉबर्ट हुक। बट पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, तो कौन है, एवी ल्यूवेनहॉक। तो हमारे पास यहाँ पे है डिस्कवर्ड फर्स्ट लिविंग सेल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। देखो हुक और ब्राउन में दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, ठीक है। इन्होंने किससे डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ईयर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 1831, बट वो हमें नहीं करना है। अब बेटा यहाँ पर देखो न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस को हम थोड़ा यहाँ समझते हैं। देखो न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेल था या कंपार्टमेंट था जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल। तो इसको किसने डिस्कवर किया, इसको डिस्कवर किया है हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और साइंटिस्ट ले लेते हैं हम, जीएन रामाचंद्रन। अब बेटा जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर के अंदर इनका नाम नहीं है, बट चैप्टर के स्टार्टिंग के पहला जो पेज रहता है, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन वाला पेज है, उसमें इनका नाम दिया हुआ है। और इन्होंने डिस्कवर किया है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, इन्होंने किसे डिस्कवर किया है, ट्रिपल हेलिक्स
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है, या फिर ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। हम एक और साइंटिस्ट का यहाँ नाम ले लेते हैं जो है परकिंजे, ठीक है। बेटा इन्होंने एक टर्म दी थी जो है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, इन्होंने एक टर्म दी है जो क्या है प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो हमने 5 साइंटिस्ट देखे, सबसे पहला कौन, रॉबर्ट हुक। पहला सेल डिस्कवर किया डेड सेल था, किसने किया, बार्क या फिर कॉर्क में। ऑब्जर्व किए हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स और डिस्कवर किया, सॉरी, एंटोन वॉन ल्यूबैक ने डिस्कवर किया क्या, पहला लिविंग सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस। जीएन रामाचंद्र ने क्या दिया, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। परकिंजे ने कौन सी टर्म दी, प्रोटोप्लाज्म। अब देखो बेटा, सेल जो है बहुत छोटा है, ठीक है, सेल क्या है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर है। हम उसे, जो माइक्रोस्कोप इनके पास था उससे अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर सकते। तो बाद में जाके हमारे पास आया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, बाद में हमारे पास क्या आया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं, यानी कि जो डिटेल हमारे पास सेल की पहले नहीं थी वो हम देख सकते हैं। तो ये जितनी भी सेल से रिलेटेड स्टडीज है या फिर जो हमारे पास डिटेल आई है, ठीक है, वो कब आई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंशन के बाद। तो हम यहाँ लिख देंगे इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी अराउंड 1950s, ठीक है, इन 1950s एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बाय नॉलैंड रस्का। तो बेटा देखो क्या है, इंप्रूवमेंट हुआ माइक्रोस्कोपी में 1950s के अराउंड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, किसने बनाया, नॉलैंड रस्का ने। और उसके बाद हमारे पास सेल की क्या आई, डिटेल आई, ठीक है। और फिर अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल थ्योरी, ठीक है। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी दिया है दो साइंटिस्ट ने, ठीक है, सेल थ्योरी दिया है दो साइंटिस्ट ने जिनका नाम है शिल्डन एंड श्वान। शिल्डन और नेक्स्ट है हमारे पास श्वान। और इस साल एनसीईआरटी में अपडेट हुआ है कि बेटा जो शिल्डन और श्वान है दोनों के दोनों जर्मनी से, ठीक है। पहले उसमें ब्रिटेन लिखा हुआ था, इंग्लैंड लिखा हुआ था, तो अब चेंज कर दिया है, दोनों के दोनों कहाँ से हैं, जर्मनी से, ठीक है। बेटा अगर हम शिल्डन की बात करें तो शिल्डन क्या है, शिल्डन एक बॉटनिस्ट है। और कहाँ से ये, जर्मनी से, जर्मन बॉटनिस्ट है। वहीं हम बात करें श्वान की, बेटा श्वान एक जूलॉजिस्ट है। श्वान क्या है, जूलॉजिस्ट है, ये भी कहाँ से है, जर्मनी से। अब हम पहले बात करते हैं शिल्डन की। तो बेटा जो शिल्डन है, शिल्डन स्टडी करते हैं प्लांट्स की। और बेटा जब ये प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं तो इन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, वो किससे बने हुए हैं, प्लांट से और उनके टाइप से, ठीक है। तो इन्होंने कह दिया यहाँ पर ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट cells and their parts, ठीक है, ये किसने कह दिया, शिल्डन ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे, श्वान पे। अब बेटे जो श्वान थे जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स की स्टडी करते थे, तो इन्होंने एनिमल्स की स्टडी की। इन्होंने एनिमल्स के सेल के स्ट्रक्चर को देखा और इनको क्या मिला कि एनिमल सेल में जो सबसे बाहर वाला स्ट्रक्चर वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। और फिर इन्होंने बेटा एनिमल्स को कंप्लीटली पढ़ लिया, इनकी इच्छा फिर एनिमल्स से खत्म हो गई, ये किधर मूव करे, प्लांट्स में। अब जो बंदा पहले से एनिमल को पढ़ चुका है, जब वो प्लांट का सेल देखेगा तो दोनों के बीच में क्या कर सकता है, डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकता है। इसने देखा कि प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सबसे बाहर कौन होगा, सेल वॉल। तो इस बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
ऑब्जर्व large number of animal cell animal and found animal cell outer layer। बेटा आउटर लेयर कौन होगी? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लेयर कौन हो गई? सेल मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये क्या किया इन्होंने? कंपेयर किया। किसे कंपेयर किया? प्लांट सेल और एनिमल सेल को। ठीक है, ऑब्जर्व प्लांट्स एंड फाउंड। ठीक है, क्या मिला इन्हें? सेल वॉल इज दी क्लियर है। सबसे पहले इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, और उनमें क्या मिला इन्हें कि जो आउटर लेयर है कौन है? सेल मेम्ब्रेन। ऑब्जर्व किया प्लांट को, और क्या मिला कि जो सेल वॉल है वो किसमें मिलेगी? प्लांट सेल के अंदर। फिर बेटा इन सबको इन्होंने कंक्लूड किया और एक कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया, प्रपोज्ड एनिमल एंड plant is made up of cell and its product। तो बेटा यहां से हमारे पास निकल के आई है सेल थ्योरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है? सेल थ्योरी आ गई है। तो इसे हम पॉइंट 1 डाल देंगे। तो सेल थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एनिमल और जो प्लांट है किसके बने हुए हैं? सेल के और उसके प्रोडक्ट के। किसने कहा? ये शिल्डन और श्वान ने। अगर प्रिसाइजली पूछ ले कि भाई इन दोनों में से भी ये वाला पॉइंट किसने कहा? श्वान ने। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं। बट दोनों के दोनों गए एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, इन्होंने अपनी बातें वहां पर पब्लिश करी, सबको बताई। वहीं पे एक रिपोर्टर ने इनसे क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन ये था कि चलो हमने मान लिया कि एनिमल और जो प्लांट है किससे बने हुए? सेल के और उनके प्रोडक्ट के। बट जो नया सेल है आता कहाँ से है? ठीक है भाई, नए नए सेल बन रहे हैं, उसी से तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर रहा है। तो नए सेल आते कहाँ से? और इस चीज़ का जवाब इनके पास नहीं था। ये दोनों वहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पे इन दोनों की थ्योरी का क्या आ गया? ड्रॉबैक आ गया। ड्रॉबैक क्या था? अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल अराइज। ठीक है, ये इन दोनों की थ्योरी का क्या हो गया है? ड्रॉबैक हो गया है। ये नहीं बता पाए कि नया सेल कहाँ से या फिर कैसे आया। अब ये ड्रॉबैक है, मौका है। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर इसका कोई जवाब दे देगा तो उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर आगे जाके एक साइंटिस्ट आए, वो कौन है? रुडोल्फ वर्चाव। ठीक है, आगे यहाँ पर एक साइंटिस्ट आते हैं, कौन? रुडोल्फ वर्चाव। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चाव। बेटा इन्होंने बताया कि नया सेल कहीं और से नहीं आता, जो सेल पहले से प्रेजेंट है वो डिवाइड करता है और दो नए सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल है, डिवाइड करता है, दो नए सेल का फॉर्मेशन कर देता है। तो एक ऐसा सेल है, यह है प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये दोनों कौन है? ये दोनों है न्यू सेल। तो इन्होंने क्या कहा? न्यू सेल arise from pre existing सेल। बेटा ये तो इंग्लिश में हो गया कि नया सेल पुराने सेल से ही आता है, बट इन्होंने इसको किसी और लैंग्वेज में कहा था। और बेटा उस लैंग्वेज में इन्होंने ये चीज बोली थी कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है?
कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने ये बात बोली थी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये आएगा। बात क्या है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो चलो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि सेल थ्योरी के दो हमारे पास पॉइंट निकल के आ गए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमारे पास सेल थ्योरी के दो पॉइंट हो गए। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो डिफाइन सेल थ्योरी, तो आप ये दोनों पॉइंट लिख सकते हो। नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो नाम क्या जाएगा, शिल्डन और श्वान। फिर नेक्स्ट, हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो किसका नाम जाएगा, रुडोल्फ वर्चाउ, क्योंकि इन्होंने तो इसमें नई चीज ऐड की, उसको मॉडिफाई किया है। हु गेव द टर्म ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ वर्चाउ। ठीक है, जो शिल्डन और श्वान है दोनों कहाँ से थे, दोनों के दोनों जर्मनी से थे। बॉटनिस्ट ये, जूलॉजिस्ट वो। इनका ड्रॉबैक क्या था कि ये नहीं बता पाए कि नया सेल कहाँ से आया, किस तरह से बन रहा है। चलो यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द स्टेटमेंट एनिमल्स एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल। देखो किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो शिल्डन या फिर श्वान, कौन आएगा इसमें से, आप नीचे कमेंट में बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब हमें सेल का एक ओवरव्यू देखना है। बेसिकली हम यहाँ पर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को वापस थोड़ा देखेंगे। तो देखो, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब पहली लाइफ आई, वो कैसे थी, एकदम प्रिमिटिव टाइप की थी। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं। देखो कोई चीज़ पहली बार आ रही है तो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती। तो हम कह रहे हैं जो सबसे पहला सेल अर्थ पे इवॉल्व हुआ कौन था, प्रोकैरियोटिक सेल था। उस प्रोकैरियोटिक में ही आगे चल के क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, यूकैरियोटिक सेल का। ठीक है, क्या सारे के सारे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक हो गए क्या, नहीं, कुछ यूकैरियोटिक बन गए और कुछ अभी भी प्रोकैरियोटिक है, बट क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। अब हमें दोनों का क्या देखना है, ओवरव्यू देखना है। हमने दोनों के बीच में डिफरेंस तो देख लिया है, बट बेटा डिफरेंस के अंदर भी थोड़ा डिफरेंस या फिर सिमिलरिटी के अंदर भी थोड़ा डिफरेंस होगा, उस चीज़ को देखते हैं। अभी मैंने क्या कहा समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, किसकी बनी है, लिपिड की। इसकी भी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि बेटा इसके पास डीएनए था, कैसा था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब देखो दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है, पर मैंने क्या कहा, सिमिलरिटी के अंदर भी डिससिमिलरिटी हो सकती है। इसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था बेटा वो दिखने में कुछ ऐसा है, इसका जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो दिखने में कुछ ऐसा है। तो देखो ये कैसा है, सर्कुलर, वो कैसा है, लीनियर। हम कह देंगे यहाँ पर इसके पास सर्कुलर डीएनए है, यहाँ पर लीनियर डीएनए। तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस आ गया। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं ऑर्गेनल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगर हम ऑर्गेनल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, कौन मिलेगा, सिर्फ राइबोसोम। यहाँ पर सारे ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस एटसेट्रा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं बेटा मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मैट्रिक्स या फिर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। यहाँ पर भी मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, मैट्रिक्स
साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। बेटा नेक्स्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर कंपार्टमेंट्स एब्सेंट होंगे। यहाँ पर कंपार्टमेंट प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर थोड़ा सिमिलरिटी देखते हुए दोनों के बीच में एक डिफरेंस भी देख लिया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दोनों के बीच में कॉमन क्या क्या होगा कि बेटा दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन होगा, दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। बट क्या आप डीएनए के अंदर डिफरेंस बता सकते हैं? देखो अभी हमने पढ़ लिया कि दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो है, बट एक का कैसा है, एक का सर्कुलर है और एक का लीनियर है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट होगी कौन, साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और फोर्थ है राइबोसोम भी दोनों के पास प्रेजेंट होंगे। अब देखो राइबोसोम में मैं आपको यहाँ पर ही एक डिफरेंस बता देता हूँ कि प्रोकैरियोट के पास जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। कौन सा टाइप? 70S टाइप। यूकैरियोट में जो राइबोसोम होगा वो होता है 80S टाइप। तो देखो दोनों के बीच में हमें क्या डिफरेंस मिल गया, सर्कुलर, लीनियर, 70S 80S, कंपार्टमेंट एब्सेंट, कंपार्टमेंट प्रेजेंट। और दोनों में कॉमन चीजें ये है। जब इनकी डिटेल पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, उनके पास मेम्ब्रेन है या फिर किसके पास नहीं है, तो हमें वो देखना है कि हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। कुछ ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड से। ठीक है, मेम्ब्रेन किससे बनी हुई है? लिपिड से। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। हमने देखा कौन? राइबोसोम। राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में है और उसके पास ऑर्गेनेल उसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और अब हम जितने भी बात करने वाले ऑर्गेनेल्स की बेसिकली हम यूकैरियोट की बात करें, क्योंकि ऑर्गेनेल किसमें मिलेंगे? यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट के पास ऑर्गेनेल्स नहीं है, किसको छोड़ के? राइबोसोम को। तो चलो आगे अब हमारा जो चैप्टर है फोकस करने वाला है यूकैरियोट को। सबसे पहला यहाँ पे ऑर्गेनेल आ जाएगा राइबोसोम। बेटा राइबोसोम प्लांट में, एनिमल में, फंगस में, सब के अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। देखो अगर आपने पहले ना पढ़े हो कोई बात नहीं, हम हर एक को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, सेंट्रियोल हो गया, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, प्लांट में ये एब्सेंट। ठीक है, तो ये तो तीन हो गए जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ किस में मिलेगा? एनिमल सेल के पास। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ऐसे ऑर्गेनेल जिनके पास सिर्फ कितनी मेम्ब्रेन है? एक सिंगल मेम्ब्रेन। बट इसमें सबसे पहले आ जाएगा वैक्यूल, फिर है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, फिर है माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोबॉडीज। एक काम करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को यहाँ से हटा देते हैं। वैसे हम माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ेंगे आगे। तो माइक्रो बॉडीज, ठीक है, फ्लैजिला, सीलिया, ये सब वो है जिनके पास क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नेक्स्ट प्लास्टिड और न्यूक्लियस। तो ये तीन वो है जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है, इनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और हमें एक एक करके सबको आगे पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है, वो भी दो टाइप के, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं।
पहले तो वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हैं, दूसरे वो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डाइएटम्स, बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, डाइएटम्स और बैक्टीरिया और यूग्लिना। इधर की साइड पे प्लांट्स है, फंजाई है और एनिमल है। इधर हम एग्जांपल ले लेते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोट में प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा यहाँ आ गए, एग्जांपल है डाइएटम, यूग्लिना, ठीक। अब हम बात करते हैं इधर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो कैसे हैं, यूकेरियोटिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट की। बेटा प्लांट में कौन से सेल मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे प्लांट सेल, एनिमल में एनिमल सेल, और फंजाई में फंजल सेल, ठीक है, या फिर फंगल सेल या फिर फंजाई सेल, ठीक है, कुछ फंजाई बोलते हैं कुछ फंगाई बोलते हैं, मैं फंजाई बोलूँगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, तीनों के अंदर हमने देख लिया कौन कौन से सेल यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। बेटा नेक्स्ट हम कह रहे हैं वैक्यूल, ठीक है, यहाँ पर वैक्यूल प्रेजेंट होगा। बेटा वैक्यूल का देखो बेसिक सिंपल सा काम है स्टोरेज करना। प्लांट एक ही जगह रहता है, उसको फूड स्टोर करने की जरूरत है, ऐसा समझो। एनिमल जो है वो घूमता फिरता रहता है, उसको जब भी भूख लगती है कुछ खा लेता है, तो उसको स्टोर करने की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ हम लिख देंगे वैक्यूल एब्सेंट, या फिर प्रेजेंट भी होगा तो बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट हम कह रहे हैं प्लास्टिड प्रेजेंट, यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट। अभी के लिए समझो कि प्लास्टिड जो है फोटोसिंथेसिस करा रहा है, ठीक है, बेसिक एकदम। प्लास्टिड क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, एनिमल नहीं करते। जब डिटेल में हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड को वहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। मतलब नेक्स्ट हम कह रहे हैं सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट है, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है, क्लियर है, यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट। अब इधर बात कर लेते हैं हम फंजाई सेल की। बेटा यहाँ पर भी सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है, प्लास्टिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, सॉरी प्लास्टिड यहाँ पर एब्सेंट होंगे, प्लास्टिड्स एब्सेंट। तो ये इन तीनों के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया, ठीक है, एकदम बेसिक सा इजी सा था। आगे चलते हैं अब। बेटा नेक्स्ट हमारे पास एन ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि यूकैरियोटिक सेल है वो कैसा दिखता है, एकदम जनरल उसका ओवरव्यू लेने वाले हैं। उसके पहले मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, ठीक है बेटा, रिकॉर्डिंग चल रही हो, क्या है कभी कभी अचानक से बंद हो जाता है तो वो एक प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं हम ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। बेटा मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बना लिया, वही इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है, कुछ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। बेटा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, क्लियर है इतना। अब चलो इधर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू में कि ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है या फिर जो कंपार्टमेंट्स है सर किसके पास प्रेजेंट है, इन यूकैरियोट के पास, ठीक है। कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। देन नेक्स्ट हम कह रहे हैं यहाँ पर कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, वेल डिफाइंड
न्यूक्लियस भी इनके पास प्रेजेंट है। क्या प्रोकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था? नहीं, वहाँ पर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में था, उसको हमने क्या नाम दे दिया था? न्यूक्लियोइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। साइटोस्केलेटल, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट। क्लियर है, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो हम देखते हैं कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या करते हैं। तो बट साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स ऐसा मानो कि यहाँ पर कोई मटेरियल है, उसको एक से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो देखो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर बीच में एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये मटेरियल यहाँ से डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट हो सकता है इस दूसरी जगह पे। तो ये क्या कर रहा है, विद इन सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसने यहाँ पर एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लिया सेल में, तो सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहला सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, दूसरा ट्रांसपोर्ट विद इन सेल, ठीक है। तीसरी चीज कि ये सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सीलिया और फ्लैजिला में भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन सीलिया एंड फ्लैजिला। ये हमने किसके बारे में देख लिया, एक साइटोस्केलेटल एलिमेंट के बारे में। अब आगे चलते हैं कि मुझे अगर कोई यूकैरियोटिक सेल ऑब्जर्व करना है, मुझे स्टडी करना है, तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, तो टू ऑब्जर्व यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, मैं यहां पर अगर मुझे एनिमल सेल लेना है तो मैं ह्यूमन चिक ले लूंगा। ठीक है, ह्यूमन चिक सेल ले लूंगा। एनिमल सेल कौन रहेगा, चिक सेल। और वहीं मैं बात करूं प्लांट की, तो बेटा प्लांट सेल में मैं लूंगा अनियन सेल। ठीक है, अनियन रूट सेल। क्लियर है, अगर मुझे स्टडी करनी है एनिमल सेल की तो मैं क्या ले लूंगा, चिक सेल। अगर मुझे स्टडी करनी है प्लांट सेल की तो मैं क्या ले लूंगा, अनियन सेल। साइटोस्केलेटल एलिमेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। बेटा यहाँ पर हमारे पास है साइज और शेप। देखो सेल डिफरेंट टाइप के हैं तो उनके साइज भी डिफरेंट होंगे, उनकी शेप भी डिफरेंट होंगी। तो हमारे पास जो सबसे छोटा सेल होता है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, सबसे छोटा सेल कौन होगा, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। साइज कितनी इसकी 0.1 नैनोमीटर। ठीक है, कितनी है, 0.1 नैनोमीटर। अब बेटा एक चीज देखो, वायरस कोई सेल नहीं है, क्योंकि ये अगर सेल के अंदर है तो लिविंग है, सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग, तो हम इसे सेल कंसिडर नहीं करते। इसकी साइज हमने यहाँ पर लिख दी है। सबसे छोटा सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा या फिर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल और आरबीसी, इन सब की मैंने यहाँ पे साइज लिख दी है। सबसे नेक्स्ट चीज, इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है, शेप। बेटा आरबीसी जो है ये होता है बाइकॉनकेव से। कैसा होता है, बाइकॉनकेव। जैसे डोनट होता है एक, साइड से मोटा बीच से पतला, ठीक है, अंदर की साइड घुमा हुआ, तो ये कैसा है, आरबीसी एक बाइकॉनकेव शेप का है। न्यूरॉन इलोंगेटेड होते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल ये कॉलम शेप होते हैं। ट्रैकिड्स और मेसोफिल सेल। तो बेटा जो ट्रैकिड्स है हमारे पास ये होते हैं इलोंगेटेड, ये भी कैसे हैं, और जो मेसोफिल सेल है ये है ओवल या फिर राउंड। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या हो गए यहाँ पर, शेप हो गए। न्यूरॉन में आप एक को लिख दो, लॉन्ग ब्रांच्ड। क्लियर है, तो ये हमारे पास साइज हो गई और शेप हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। हम हमारे पास एक टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन साइटोजोल, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम कंप्लीट करके आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा ऐसे देखो
कि आपके पास ये एक लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, ये क्या है, एक लिक्विड मटेरियल है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंपल लिक्विड मटेरियल, इसे हमने कह दिया साइटोजोल, ठीक है, ये लिक्विड मटेरियल क्या है, साइटोजोल। बेटा इस लिक्विड मटेरियल में आप ऐड कर दो, ठीक है, इसमें आप ऐड कर दो किसे, इसमें आप ऐड कर दो ऑर्गेनिल्स को, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनिल्स ऐड कर दिए। तो बेटा जब साइटोजोल ऑर्गेनिल को ऐड करोगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, अभी क्या बन चुका है, साइटोप्लाज्म। बेटा नेक्स्ट इस साइटोप्लाज्म में आप ऐड कर दो न्यूक्लियस को, किसे ऐड करना है, न्यूक्लियस को। तो चलो मैंने यहाँ पे ये न्यूक्लियस ऐड कर दिया, ठीक है, ये इसके अंदर मैंने ये न्यूक्लियस ऐड कर दिया। तो बेटा जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जो हमने पहले बात की थी प्रोटोप्लाज्म की, किसने डिस्कवर किया था, परकिंजल। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। अब बेटा इस प्रोटोप्लाज्म में हमें ऐड करना है क्या, हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एक मेम्ब्रेन, ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म में हमने ये क्या ऐड कर दी है, एक मेम्ब्रेन ऐड कर दी। तो बेटा जब प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन आ गई तो इसे हम कहते हैं प्रोप्लास्ट, क्या कह देंगे, प्रोप्लास्ट, क्लियर। और जब इस प्रोप्लास्ट में आप सेल वॉल ऐड कर देते हो तो उसे क्या कहेंगे हम, एक प्लांट सेल, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लांट सेल। और प्रोप्लास्ट तक मेम्ब्रेन आ चुकी है तो हमें यहाँ पर ही कौन मिल जाएगा, एनिमल सेल, ठीक है। अब देखो इसको कंफ्यूज मत करना, जब प्रोप्लास्ट लेवल तक ही है, सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट है, तो बेटा सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सिर्फ एनिमल में मिलती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर किस में मिलेगी, सिर्फ एनिमल में। बट अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल आ गई है तो सेल वॉल तो बेटा प्लांट में होती है ना, क्लियर है। तो इतने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें मेन चीज क्या देखनी थी, साइटोजोल प्लस ऑर्गेनिल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्लस मेम्ब्रेन प्रोटोप्लास्ट। और बेटा इस प्रोटोप्लाज्म में जब सेल वॉल ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, प्लांट सेल। प्लांट सेल नहीं चाहिए, अगर सिर्फ एनिमल सेल बनाना तो एनिमल सेल में सिर्फ कहाँ तक मिलेगा, प्रोप्लास्ट तक, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है, उसके थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव न्यूक्लियस, किसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, एनिमल सेल, बेटा सेल कह रहा है, सेल के पास तो न्यूक्लियस होना ही है, प्रोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। अब देखो इस चीज की हमने यहाँ पर अभी बात की है, साइटोप्लाज्म में तो न्यूक्लियस ऐड करना है, यानी कि साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस नहीं है। प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस ऐड हो चुका है, उसके बाद प्रोटोप्लाज्म आया है, और प्रोटोप्लाज्म के बाद क्या है, प्रोप्लास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगर मैं साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस ऐड करूंगा तब प्रोटोप्लाज्म मिलेगा, बट अभी तक ऐड नहीं किया है, तो आंसर कौन है, साइटोप्लाज्म। गोल्जी बॉडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बेटा गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनिल है, क्या है, गोल्जी बॉडी एक ऑर्गेनिल है। और बेटा ये जो ऑर्गेनिल है किसका पार्ट नहीं है, याद करो, साइटोजोल, साइटोजोल में हमने क्या ऐड किया, ऑर्गेनिल, यानी कि साइटोजोल के पास अभी तक ऑर्गेनिल्स नहीं है, उसके बाद के जितने भी होंगे सबके पास ऑर्गेनिल होंगे, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, साइटोजोल। थोड़ा इसमें दिमाग लगाना है, इजी सा है। सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं होगी, सबसे लास्ट वाला याद करो, साइटोजोल, फिर साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोप्लास्ट, फिर सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल हमने ऐड की, तब जाके हमें प्लांट सेल मिला, यानी कि सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, सेल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं थी, याद करो, प्रोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं है, एक तो सॉरी सेल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं है, एक तो प्रोटोप्लाज्म के पास नहीं है, साइटोप्लाज्म के पास नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ बी एंड सी। प्रोटोप्लास्ट के पास तो सेल मेम्ब्रेन है, इसको इधर देख लो, प्रोटोप्लास्ट के पास मेम्ब्रेन है क्योंकि मेम्ब्रेन यहाँ पर हमने ऐड कर दी, किसके पास नहीं है, प्रोटोप्लाज्म के पास नहीं है और साइटोप्लाज्म के पास नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन, बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस क्या है, एक ऑर्गेनिल है, और बेटा ऑर्गेनिल कहाँ हमने जोड़े थे, ऑर्गेनिल हमने किसके साथ जोड़े थे, साइटोजोल के साथ। तो देख लो यहाँ पर
प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट और ऑर्गेनेल यानी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस हमने किस में जोड़ा था? साइटोप्लाज्म में, तब जाके हमारे पास क्या बना था? प्रोटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। इधर देख लो, साइटोसोल ऑर्गेनेल जोड़े, हमारे पास साइटोप्लाज्म बन गया, यानी कि अभी तक न्यूक्लियस नहीं है। और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोटोप्लाज्म में भी हो सकती है, प्रोप्लास्ट में भी हो सकती है। देखो, अगर तुम्हें ये याद है तो ये क्वेश्चन तो इजीली बन जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसके लिए वो चीज़ याद होनी चाहिए। तो बेटा आज के इस लेक्चर में इतना ही, और जितना हमने किया है आप उसको याद करके नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आइए, और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।